नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित जीपीएसडब्ल्यू पे आपका स्वागत है। और आप सभी को आज पता है 14 अप्रैल है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूँ। 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की जयंती। और उस जयंती को मनाने के पीछे, उसको सेलिब्रेट करने के पीछे कि उनकी हमें आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखना है। और उसी आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखने के लिए उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सोशल वैल्यूज़ में जो उन्होंने डेडिकेशन और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके समर्पण भाव से उन्होंने जो समाज में सुधार लाने की कोशिश की है, उसके लिए हम आज उन्हें याद करते हैं। और आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है आप ये देख सकते हैं लोगो, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनका एक कंटेंट है जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इस कंटेंट में बेसिकली सोशल जस्टिस फॉर वीमेन यानी सामाजिक न्याय की बात की गई है महिलाओं के लिए। तो इसमें बहुत ही कंक्लूसिव ढंग से सारे एक्ट्स हैं, सारे सेक्शंस हैं, जिसके तहत उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा। इसके अलावा एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें बच्चों से रिलेटेड होगा। तो ये चूंकि DSSB जो वेलफेयर ऑफिसर का पेपर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का है, प्रिजन ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, इसके अलावा जितने भी सोशल वर्क डोमेन में, सोशोलॉजी डोमेन में पेपर होते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और CBSE के जॉइंट वेंचर से प्रिपेयर किया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इन लोगों के प्रोफेसर्स का भी काफ़ी योगदान है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसमें विमेन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल लॉ एंड वुमेन डिस्कस करेंगे, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिस्कस करेंगे, विमेन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोसीजरल गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करूंगा कि इसको दो वीडियोस में कवर करूं, क्योंकि लगभग 33 पेजेस का है। तो एक वीडियो में अगर मैं करता भी हूँ तो जल्दी और ज़्यादा की चाहत में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो वीडियो में इसको काफ़ी इलेबोरेटिव बनाया जाए। चैप्टर 1 है विमेन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इट्स प्रीएम्बल envisages a sovereign, socialist, secular, democratic republic which secures all citizens justice, liberty, equality and promotes fraternity among them। मतलब आपके सामाजिक मूल्य, आपके धार्मिक मूल्य और आपका जो व्यक्तिगत अधिकार है, उसके लिए जो भारत का संविधान है, वो हर जगह आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्रिवेंट करेगा। आपके साथ किसी तरीके से भेद ना हो, आपकी कोई धार्मिक मूल्य, आपके सामाजिक मूल्यों का हनन ना हो, उसके लिए अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। और जिससे ओवरऑल जो सोशल इकोनॉमिकल और उसके अलावा जो पॉलिटिकल एक जस्टिस की ज़रूरत है, उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से फुलफिल कराने की बात कही गई है। तो द मेन प्रिविलेज ग्रांटेड टू वुमेन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फॉलोज: इक्वालिटी बिफोर लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि समानता का अधिकार इस भारतीय कानून में दिया गया है महिलाओं को। आर्टिकल 14 के अंदर है, जो एम्बॉडीज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने एग्जाम्पल के साथ साथ, केस स्टडी के साथ साथ दिया हुआ है। तो एक केस स्टडी इन्होंने बताया है कि एक जगह वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी, तो उसमें एक कनिका नाम की लड़की और संजय ने उसको अप्लाई किया। और जब उनका सिलेक्शन की बारी आई, सैलरी डिस्कशन की बारी आई, तो कनिका को बोला गया कि आपको 20,000 रुपये महीने मिलेंगे, और जो संजय थे उनको बोला 25,000 रुपये महीने मिलेंगे। तो इस आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 226 हमें एक अधिकार देता है कि आप जो है पिटीशन डाल सकते हो। तो इन्होंने पिटीशन डाला और आर्टिकल 32 यानी इक्वल, इसको वो बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, यानी जो संविधान के किसी भी सेक्शन का अगर उल्लंघन हो रहा है,
तो आप इस कानून के माध्यम से कोर्ट जा सकते हो। तो उसके थ्रू कोर्ट गए और फिर उन्हें एक डिसीजन मिला कि आपको भी समान नागरिक और समान जो काम है उसके लिए आपको समान वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद में प्रोहिबिशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका धर्म है, आपकी जो रेस है, जाति है, आपका जो लिंग है, उसके आधार पे आपसे किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो यह आर्टिकल 15 में अलग-अलग सेक्शंस में है, 1, 2, 3 और 4। तो उसके बिहाफ पे एक और केस बताया कि मनीष बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, ही अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन अ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो एक मनीष नाम का लड़का जो है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और वो जो है एक सरकारी स्कूल में सरकारी लॉ कॉलेज में अप्लाई करता है एडमिशन के लिए। तो मनीष कंप्लेंट की उसके जाति के वजह से उसको जो है एडमिशन में प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो फिर से वो आर्टिकल 32 के तहत जो है कोर्ट चला गया और ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कास्ट, तो वो जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके तहत उसको वहाँ पे एडमिशन मिला और जिसने ऐसा किया उसको दंडित किया गया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल्स, यानी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें भी इक्वालिटी होगी। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा। तो आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। एंड आर्टिकल 39 रिक्वायर्स direct its policy towards securing for men and women equality right to an adequate means of livelihood। यानी जीवन जीने के लिए जो एक बेसिक एंटिटी होती है, बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो दिया जाना चाहिए आर्टिकल 39 ए में। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल, और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए स्त्री और पुरुष दोनों को। आर्टिकल 39 ये कहता है डायरेक्ट द स्टेट प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट फ्री लीगल एड। और जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी जुर्म में सजा हो जाती है, किसी अपराध में, तो फिर उनके लिए एक सरकारी वकील होता है। तो वो इसी आर्टिकल 39 ए के तहत ही फ्री लीगल एड की उनको प्रोवाइड की जाती है, एडवोकेट। और आर्टिकल 42 डायरेक्ट द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महिलाओं को जो पेड लीव मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, वो इसी आर्टिकल 42 के तहत ही मिलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जैसे आपके कुछ राइट्स होते हैं फंडामेंटल, यानी आपके कुछ अधिकार होते हैं, उसी तरीके से आपके कर्तव्य भी होते हैं। तो आर्टिकल 51 में ई में कहा गया एनजॉइंस अपॉन एवरी सिटीजन द ड्यूटी ऑफ रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इसमें ओवरऑल यही कहा गया है कि किसी भी महिला के प्रति आप जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसके बिहाफ पे आपके ये अधिकार हैं 51 ई के, और इस पे अगर आप करते हो कोई मतलब वायलेशन करते हो, तो इस बिहाफ पे महिला कोर्ट जा सकती है। शीला गेव बर्थ टू चाइल्ड ऑन फर्स्ट डे, और 1 मई को शीला एक बच्चे को जन्म देती है। हर एम्प्लॉयर महेश गेव हर लीव विद फुल पे फ्रॉम 19 मई टू 1 अगस्त। 19 मई से 1 अगस्त तक उसको पेड लीव दिया। इफ महेश हैड कट शीला's pay for the period that she stayed away from her work, he would have been punished and fined under the Maternity Benefit Act 1961। तो ये स्पेशल लेजिस्लेशन है और ये किसके आर्टिकल 42 के ही चीजों को फुलफिल करने के लिए बनाया गया। क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। तो ये याद रखना। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम आया, पंचायत का कानून आया, तो उसमें आर्टिकल 243 डी और आर्टिकल 243 टी में रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया और उसमें 1/3 जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। तो ये अब फिर इसी को आगे अभी जो हाल फिलहाल में लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व करने की बात रखी गई 10 सालों तक। तो वो भी इसी चीज को कोट करके रखा गया कि जब पंचायत स्तर पे हो सकता है तो लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता। क्रिमिनल लॉ एंड विमेन क्राइम्स आइडेंटिफाइड अंडर द इंडियन पेनल कोड। तो अब आईपीसी के जगह पे भारतीय न्याय संहिता हो गया है।
तो कुछ सेक्शन में चेंज हुए हैं, जैसे 420 जो था पहले 420, यानी किसी के साथ धोखाधड़ी का केस था तो वो 420 था, अब उसको 316 कर दिया गया है। ऐसे कई सारे सेक्शन में कुछ और सेक्शन चेंज हुए हैं, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है, बट हाँ इतना ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि सेक्शन आपको नहीं पूछा जाता है। ऑब्सैनिटी एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 292 है, 293 है, 294 है, उसके तहत सजा होती है। अगर कोई अभद्र और मतलब बहुत ही अभद्रता के साथ, जो कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, वैसा रिप्रेजेंटेशन कोई महिला करती है या पुरुष करता है महिला को चिढ़ाने के लिए, तो ये जो है इस सेक्शन के अंतर्गत उसको सजा होती है। डाउरी डेथ सेक्शन 304 टू 3045, यानी जो दहेज ना देने की वजह से मतलब मार देते थे, तो उसके 304 बी के तहत उसको जो है सजा होती है। एसिड अटैक, किसी महिला के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है इसलिए कि तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और के नहीं होने दूंगा। एक ऐसे डायलॉग भी है ना कि अगर तू, आई थिंक सुनील शेट्टी का है, तो वो वाला चीज सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है और अब उसको क्रिमिनल ऑफेंस में रखा गया है, तो एसिड अटैक वाले को 326 ए 326 बी के तहत सजा होती है। और इसका इसको अब एक डिसेबिलिटी के अंदर भी रखा गया है, आर्टिकल सॉरी एसिड अटैक को 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 2016 में, तो उसमें एसिड विक्टिम को डिसेबिलिटी में भी रखा गया है। सेक्सुअल हरासमेंट एंड आउट रेजिंग द मोडेसिटी ऑफ वुमेन, तो इसमें भी 354 ये सेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट ये भी आपको याद रखना है। रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन, ऑनर किलिंग, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो 2012 में आया। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जिसको पोस्ट भी बोला जाता है, ये 2013 में आया। तो ये जो जो एक्ट है ये याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें जो ऑब्सैनिटी एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दिया गया बुक, पम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट शैल बी डीम्ड टू द ऑब्सेंस इफ इट इज lascivious और अपील टू द प्रीवियंट इंटरेस्ट। मतलब अगर बहुत ही वल्गर है आपका कोई ड्राइंग है, आपका पेंटिंग है या राइटिंग है, तो इस ऑब्सैनिटी एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा, और इसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के तहत आपको सजा हो सकती है सेक्शन 294 के अंदर। और जो वो गानों के लिए भी ये चीज़ है, जो सॉन्ग्स है, बट अभी जो नियम कानून है उतना प्रॉपर फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बहुत सारे लोग बच जा रहे हैं। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1987 में आया हुआ था, और इसमें 2 साल के सजा का भी प्रावधान है। अब उसमें अलग अलग सेक्शन में है, तो सजा वाला हमारा काम नहीं है। हम लोग को सिर्फ जो है रोल ऑफ एडवोकेसी करना है, ना कि हम एडवोकेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये है डाउरी डेथ को लेके भी आप लेख पढ़ सकते हैं। मेघा गॉट मैरिड टू विजय ऑन 5 मार्च, 5 मार्च को उसकी विजय के साथ शादी होती है। इट वॉज एन अरेंज मैरिज, और ये एक अरेंज मैरिज होता है। On 20th March, exactly after 15 days of her marriage, she come to her parents' house and started crying. When her parents asked her about the matters, she told them that her husband and in-laws were demanding for a new brand Santro car, and on her refusal to their demand of dowry, her in-laws forcibly expelled her out of her matrimonial house and asked her to return only when her parents buy a car और विजय। इट इज एन इलीगल डिमांड ऑफ डाउरी। तो ये एक दहेज का डिमांड कर रहे हैं, और लड़की को बोला गया कि अगर तुम नहीं कार लेके आती तो घर से अपने लौट के मत आना। तो इसके बिहाफ पे भी सजा हो सकती है, और उसके सजा के प्रावधान अलग अलग हैं, तो हम सजा का बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। बट डाउरी डेथ पे जो प्रोसीजरल लॉ है, उसके एविडेंस एक्ट, अब इसका साक्ष्य अधिनियम को अब एक और नाम दे दिया गया है। उसके बारे में हमने वीडियो डाला है, आई थिंक पहला या दूसरा वीडियो है, तो इस पे डिटेल में है, तो उसको आप लोग देख लेना। उसके बाद में एक राधा नाम की लड़की है, शी इज 16 years old, क्लास 11th स्टूडेंट। शी वाज सिटिंग क्वाइटली इन द क्लासरूम एंड वाज लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड। आफ्टर द क्लास her teacher asked her if there is any problem with her. She told her teacher that her sister Sudha got married to Piyush 3 years back, and the day of marriage, Sudha's in-laws demanded 15 तोलाज ऑफ गोल्ड। तो यहाँ भी मोर और लेस दहेज प्रथा का ही जो है केस है। और
इसको लेके भी जो मतलब उसको मार देते हैं तो उस पे भी डाउरी डेथ वाला जो सेक्शन अलग अलग है 174 183 इसके तहत उस पे केस चलेगा. An offence called dowry death has been created by introducing section 304B in the Indian Penal Code. Death of women caused by any burns or bodily injury does not occur under normal circumstances within 7 years of her marriage. Soon before her death, she was subjected to cruelty harassment by her husband or any related relative of her husband in connection with any demand of dowry. Punishment is of the at least 7 years, which may even extend टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो 7 साल से उम्र कैद की भी सजा हो सकती है. और ये ध्यान रखने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 7 साल तक विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज 7 साल तक उसके शादी के जो है डाउरी वाले केस अगर होते हैं तो उसको डाउरी में रखा जाएगा. अगर डाउरी 7 साल के बाद है तो आई थिंक उसको डोमेस्टिक वायलेंस में रखा जाता है. रेमेडी की जो प्रोसीजर्स हैं, कंप्लेंट आपको करना होगा नियर बाई पुलिस स्टेशन पे. उसके बाद में कंप्लेंट विद इन 10 years ऑफ मैरिज. और ऑल डाउरी रिलेटेड क्राइम्स एक्सपेक्ट डाउरी डेथ. जो भी क्राइम किया है आपके बच्ची के साथ साल भर 2 साल भर 3 साल बाद भी अगर आपको लगता है कि ये उसी वजह से डेथ हुआ था तो इस पे यही कंडीशन दिया है कि विद इन 10 years उस घटना के हो जाने के बाद आपको करना है. ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद करो. ऑल डाउरी रिलेटेड क्राइम्स एक्सपेक्ट except dowry deaths and burning of the bride will be tried by the family courts. तो फैमिली कोर्ट में एक सारी चीजें देखी जाती हैं. एसिड अटैक्स को 326 और 326A के अंदर रखा गया है. उसके बाद में कंपनसेशन ऑफ एसिड अटैक. तो कंपनसेशन जो सीआरपीसी की रूल है, द कंपनसेशन पेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 357 है shall be in addition of the payment to fine a victim under 326A or section 376D of the Indian Penal Code. जो कंपनसेशन है विमेन विक्टिम के लिए सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या अदर कोई क्राइम हुआ है तो जो 2018 का नियम है उसके तहत एक नालसा है और एक डालसा है. डालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और डालसा मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे ही आपको अप्लाई करना होता है क्योंकि आप सीधे नेशनल लेवल पे जाके नहीं कर सकते. गैंग रेप का 5 लाख और मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन 10 लाख है. रेप का 4 लाख है, 7 लाख है मैक्सिमम. तो इसमें टोटल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. एसिड विक्टिम का इन केस ऑफ डिसइंफ्रिजमेंट ऑफ फेस, अगर पूरी तरीके से फेस जल जाता है तो 7 लाख से 8 लाख है. इंजरी 50% से ज़्यादा है तो 5 से 8 लाख है. इन केस ऑफ इंजरी लेस देन 50% तो 3 लाख से 5 है. और इंजरी लेस देन 20% है तो 3 लाख टू 4 लाख है. एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सेक्सुअल जो रेप और गैंग रेप का है इसके लिए मेनका गांधी जी ने ही फंड एलोकेट करवाया था. उन्होंने बहुत इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी. तो उस फंड का नाम आई थिंक निर्भया फंड या ऐसे करके कुछ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. आप लोग जरूर ध्यान देना या अगले वीडियो में मैं इसको देख के बताऊंगा. आई थिंक इससे पहले मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी के साथ बिलो 18 के साथ होता है घटना तो इससे ज़्यादा भी फंड का प्रोविज़न है. हु कैन मेक एन एप्लीकेशन टू लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ कंपनसेशन. तो विक्टिम कर सकता है, उसके जो डिपेंडेंट्स है वो कर सकते हैं और उसका एसएचओ जो है उस एरिया का वो कर सकता है. फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड होती है. और रेमेडी के लिए उनको पुलिस स्टेशन जो एसिड अटैक वुमेन है उनको जो है महिला आयोग से बात करके या जो वहाँ पे विमेन बोर्ड होगा उससे बात करके उनको शेल्टर भी प्रोवाइड किया जा सकता है. सेक्सुअल हरासमेंट एंड आउटरेजिंग द मोडासिटी ऑफ वुमेन. तो ये मोडेसिटी इन सेक्शन 354 आईपीसी के अंदर आता है. तो हम आईपीसी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. जो एक्ट है और जो क्राइम है स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना, ये भी एक क्राइम है. इसमें दिया है सीमा वेंट टू अ बुटीक टू परचेज अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ. सी वेंट टू द ट्रायल रूम ऑफ द बुटीक टू ट्राई द ड्रेस सी हैड selected and there was a hidden camera fixed in the trial room. Few days later, Seema was shocked to find her naked photo on the front page of a magazine. It is case of voyeurism and punishable under section 354C of IPC. तो सेक्शन 354C के तहत ये एक अपराध है जिसको वायरिज्म के अंदर यानी कह सकते हो किसी की प्राइवेट पिक्चर्स बिना उसको बताए लेना या किसी की पिक्चर्स को बिना बताए लेना वो वायरिज्म में आता है. बट ये स्पेशली जो केस है वो है स्टॉकिंग का. तो स्टॉकिंग के अंदर वायरिज्म भी आता है. और वायरिज्म मतलब किसी का पीछा करना, किसी का बिना बताए फोटो लेना और बिना बताए उस फोटो का किसी तरीके से यूज करना.
रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट भी एक बहुत मेजर क्राइम है। इसको 375, 376, 376 ए के अंडर रखा जाता है। उसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें केस स्टडी दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिलो 18 के लिए आपको ज़्यादा फोकस रहना है, क्योंकि आपके पास जो केसेस आएंगे एज ए प्रिजन ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर, सबसे ज़्यादा आएंगे जुवेनाइल के, जो बिलो 18 है, जो बिलो 18 मेल चाइल्ड है, बिलो 18 फीमेल चाइल्ड है। तो उसमें कभी-कभी आपको ये लगेगा कि इसमें हम क्या करें, हेल्पलेस हो जाते हैं आप। बट आपको अगर पॉक्सो का ज्ञान है, आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ज्ञान है, तो आप उसमें से एक सही जो है डिसीजन ले पाएंगे। तो उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैनिक बटन इन मोबाइल फोन्स, रिसेंटली द पैनिक बटन एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन मोबाइल फोन हैंडसेट रूल्स 2016। तो एक बटन लॉन्च किया गया था जिसको पैनिक बटन बोला गया था। मतलब वो बटन आप दबा दोगे तो उससे संबंधित जो है इमरजेंसी कॉल जैसे लग जाता है, उसी तरीके से इमरजेंसी मैसेज चला जाएगा लोकल पुलिस स्टेशन पे। Has been notified and able to women and send distress signal to family or police authorities when faced with situations of violence. As per these rules, all new phones have panic buttons to invoke emergency calls and द एक 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको याद रखना है पैनिक बटन का, कि जो बहुत ही महिलाओं के लिए हेल्पफुल होता है। क्रुएलिटी का भी है कि आप कितनी निर्दयता करते हो, उसके बिहाफ पे आप उसकी क्रुएलिटी चेक की जाएगी। और क्रुएलिटी है वो 498 ए, जो कि अपने आप में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बहुत बड़ा ये कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 498 ए के तहत जो सजा होती है, द डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी इज गिवन अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, according to which whoever being the husband or the relative of the husband subject such a woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall be liable to fine। तो इसमें 3 साल से ज्यादा का भी सजा हो सकता है। बट ये जो क्रुएलिटी है ना, ये निर्धारित करना थोड़ा सा कभी कभी कोर्ट के लिए भी बहुत टफ हो जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पे कई कई केस ऐसे हुए हैं कि अगर पत्नी की डिमांड फुलफिल नहीं हुई, उसकी पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाया विद ऑन टाइम, तो वो भी एक क्रुएल्टी में आ जाता है। इकोनॉमिक क्रुएल्टी भी, कि अगर उसके अपने श्रृंगार के सामान उसको टाइम पे नहीं मिले तो वो भी क्रुएल्टी में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हो विवादित सेक्शन है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे नया कानून बनाने की बात चल रही है, देखो कब होती है। Versa got married a year back, and her in-laws and husband constantly derided her by making questionable remarks on her character, her parents' low financial standing, and not giving Versa expensive gifts and jewelry in marriage. Versa is an educated girl, but she is not allowed to step out of the house or work. All this has led Versa to face clinical depression and suicidal thoughts. She confessed this to her cousin Sumitra, who is a liar, and told her that her husband and in-laws have never assaulted her physically, so she doesn't know what is the right course of action. Sumitra informed her that what she is going through is mental cruelty, which is also punishable under section 498। ये तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी महिला को अगर आप किसी अपनी पत्नी को ही अगर बार बार टॉर्चर करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ हर एजुकेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ हर कल्चर, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके, इट मीन्स कि मतलब आप कभी कभी ऐसा होता है ना, डबल बाइंड क्वेश्चन करते हो कि या क्वेश्चन भी नहीं कह के ऐसा शब्द प्रयोग करते हो जो है तो एक हिसाब से टॉर्चरिंग वर्ड्स, बट वो लगता नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे। सामने वाले को आपने कहने के बाद, जैसे अपने दोस्त को कह दिया आपने कुछ, तो वो दोस्त जस्टिफाई कैसे करेगा, या आपकी पत्नी कैसे जस्टिफाई करेगी, बट वो होता डेरोगेटरी है। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी क्रुएल्टी में आएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, डोमेस्टिक वायलेंस जो अभी आपको बताया 2005 एक्ट, तो उसके अंदर फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज आता है। तो इकोनॉमिक अब्यूज में यही है कि अगर पत्नी को सही समय पे उसका जो जरूरत है, जैसे श्रृंगार के लिए जो उसको जरूरत है, या उसके जो क्लॉथ्स हैं अगर वो आप टाइम पे नहीं देते हो, या उसको जो बेसिक नीड्स की जरूरत होती है पैसे की वो नहीं देते हो, तो इकोनॉमिक अब्यूज में आएगा। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि उसके इमोशंस का मजाक बनाना, अगर वो अपने घर वालों की याद करके रो रही है और उस रोने का आप मजाक बना रहे हो, तो वो इमोशनल अब्यूज में आ जाएगा। सेक्सुअल अब्यूज में जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो हो सकता है, बट सेक्सुअल अब्यूज मतलब हस्बैंड के अलावा अगर कोई अब्यूज करता है तो सेक्सुअल में आ जाएगा। एंड फिजिकल अब्यूज में मारपीट का आ जाएगा। तो ये 4 अब्यूज आपको याद रखने हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है इसका, जो ट्रैफिकिंग का है कि महिलाओं का जो खरीद फरोख्त होता है। तो मैंने कई बार वीडियोस बनाए, आप लोगों ने देखा होगा ब्राइड ट्रैफिकिंग का। एक शादी एक भाई करता है और उसके साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसके और भाई भी बनाते हैं। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे केस देखा जाता है। और इसके अलावा एक ऐसा भी केस होता है कि लड़की को पता ही नहीं है, बहुत सारा जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है बहुत कम था, तो पता लगता है बिहार और बंगाल से जाके लड़की ले आते हैं, उसको लड़की को पता ही नहीं हमको जाना कहाँ है। मेरे पास केस आया था एक झांसी में, मैं जब था, तो वो लड़की बंगाल की थी, बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर की। वो ठीक से उड़ीसा भी नहीं बोलती थी, ठीक से बंगाली भी नहीं बोलती थी, तो वो दोनों का मिक्स बोलती थी। और उसका शादी करा दिया गया एक झांसी डिस्ट्रिक्ट के ही एक लड़के से, जिसकी लड़का मतलब अच्छा खासा आदमी था, लगभग 45 साल उसकी उम्र थी। और लड़की जो लाए थे वो लड़की मात्र 17 साल या 18 साल 19 साल की थी, मतलब एडल्ट हो चुकी थी जब वो मेरे पास आए थे। तो उसमें लैंग्वेज का कितना ज़्यादा, कहते नहीं है कि प्यार के लिए कोई शब्द नहीं होते, कोई भाषा नहीं होती प्यार की। बट उनमें दोनों में कोई प्यार क्या होगा, क्योंकि वो लड़की बिलो एवरेज आईक्यू की थी, यानी बौद्धिक रूप से अक्षम थी। उसको कुछ नहीं पता हमको कहाँ जाया जा रहा है। तो पता ये चला कि उसके पेरेंट्स को 80,000 रुपए देके उस लड़की को ले आए थे शादी करके, मतलब लाए थे शादी के लिए। तो अब ये ब्राइड ट्रैफिकिंग में आता है। तो ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन इसी में आएगा। उसके पेरेंट्स को जरूर पता है, बट जिसको ला रहे हो उसको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ट्रैफिकिंग होता है, बहुत ही खरीद फरोख्त होता है महिलाओं का। इसको रोकने के लिए द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 है। ये केस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप लोग के आसपास भी होते हैं और आप देखते हो और समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसके लिए आवाज़ बिना पुलिस पुलिस के या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के उठाओगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन लोग ले लेते हैं, लोग बहिष्कार कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है। आप प्रॉपर सपोर्ट के साथ ही एक्शन लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि आपको पता तो है बट आप हेल्पलेस हो जाते हो। जैसे मुझे भी कई बार ऐसा लगा केस में, ऐसे मेरे पास आए कि ये बिलो 18 का केस है, बट वहाँ पे आप तुरंत कैसे, विक्टिमलेस क्राइम है ना, जिसने शादी करी है और जिसके साथ शादी हुई है दोनों को लगता है कि ये क्राइम नहीं है। तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 में, पॉक्सो एक्ट में बेसिकली जो बच्चों के साथ, बिलो 18 के साथ, ये जेंडर न्यूट्रल है। बिलो 18 के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, अगर उनके साथ किसी तरीके से कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है तो वो पॉक्सो के अंडर आएगा। अब इसमें अलग अलग है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। तो ये 5 तरीके के ऑफेंसेस हैं जिसमें अलग अलग तरीके की सजा होती है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है कि इंसर्शन ऑफ पेनिस ऑब्जेक्ट अनदर बॉडी पार्ट इन चाइल्ड्स वजाइना, यूरेथ्रा, एनस, माउथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इंसर्ट करते हो बच्चे के माउथ के थ्रू, यूरेथ्रस के थ्रू, या एनस के थ्रू, या वजाइना के थ्रू, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। सेक्सुअल असॉल्ट व्हेन अ पर्सन टचेस द चाइल्ड, जब आप सिर्फ फिजिकल टच करते हो तो इसको फिजिकल असॉल्ट भी बोलते हैं। तो इसको सेक्सुअल असॉल्ट में रखेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट में पासिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, सेक्सुअल गेस्चर, नॉइज, रिपीटेडली फॉलोइंग, फ्लैशिंग। अगर कोई पिक्चर दिखा रहे हो, अपने बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हो बच्चों को गलत तरीके से, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब कि बच्चे का वीडियो, फोटो, कुछ उसके प्राइवेट पिक्चर्स आप ले लेते हो और सिर्फ उसको पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए यूज करते हो, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा। अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में मतलब ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है यही हुआ है बट किसी अथॉरिटी पर्सन के द्वारा, जैसे कोई पुलिस पर्सनल हो गया, कोई टीचर हो गया, तो वो अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा और इसके लिए ज़्यादा सजा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एकदम रट लेना है, जितने जितने मेजर पॉइंट्स हैं ये जरूर पूछा जाएगा।
क्योंकि आपको केसेस खूब मिलेंगे पॉक्सो के, जेंडर इसके, डोमेस्टिक वायलेंस के, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के। चूंकि मैं अभी तीसरा मेरा विजिट था बिलासपुर जेल का, वहाँ भी ठीक ठाक केसेस हैं, बट ज़्यादा यहाँ एनडीपीएस के केसेस हैं। और झांसी में था तो झांसी में भी बहुत सारे पॉक्सो और जे के थे। झांसी में जिस दिन लेफ्ट किया हूँ, जिस दिन रिजाइन किया हूँ, वहाँ भी एक पॉक्सो का केस था। वो केस किसी दिन मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही मार्मिक केस है वो। तो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस, जेंडर न्यूट्रल लॉ, मतलब ऐसा ये नियम है जिसमें किसी जेंडर को फोकस सिर्फ एक जेंडर पे नहीं किया गया है। पॉक्सो को ये याद रखना है, इसमें ट्रांसजेंडर होगा बच्चा, या मेल होगा या फीमेल होगा, अगर बच्चा है वो बिलो 18 है, उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो पॉक्सो के अंडर ही आएगा। और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस मतलब अगर कोई पुलिस वाला भी आता है तो उसको सिविल ड्रेस में आना होगा, उसके साथ ऐसा एनवायरनमेंट, मतलब उसके साथ जो कोर्ट होता है ना, वो भी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाया जाता है, जिससे बच्चे के माइंड पे, उसके विवेक पे ये असर ना आ जाए कि हमने क्या इतना बड़ा काम किया है, कांड कर दिया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द सीडब्ल्यूसी अबाउट एवरी केस अंडर द एक्ट विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर अगर कोई बच्चा आपके पास आता है जिसने क्राइम किया है, या वो विक्टिम है, तो उसको 24 आवर्स के बीच सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। रेमेडी की प्रोसीजर्स है, एनीवन इंक्लूडिंग ए चाइल्ड, एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, लोकल पुलिस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट, इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आई थिंक 20 पेजेस हो गए हैं, बाकी 13 पेजेस जो हैं वो कल मैं कवर करूंगा। इसको आज के लिए इतना ही। अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा इसमें मतलब मुझे भी लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि इंग्लिश और वो भी लीगल डोमेन को हिंदी में एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का कोई कमेंट हो, कोई कोई शब्द ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो इससे रिलेटेड तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।